कि शनि मीन राशि में आ रहे हैं 27 जुलाई को। जब जब शनि राशि चक्र की अंतिम राशि में आते हैं तो ये मान लो कि पूरे 30 वर्षों का हिसाब पूरा होता है कि अगले 30 वर्ष भारत के हैं। दुनिया जितना मर्जी जोर लगा ले, अगले 30 वर्ष भारत के ही होंगे। एक बार भी ऐसा हुआ आप गाड़ी लेके पेट्रोल पंप पे गए, आपको पेट्रोल ना मिला हो। एक बार भी ऐसा हुआ आपने सिलेंडर बुक कराया, सिलेंडर घर नहीं आया हो। एक बार भी ऐसा हुआ आपने दुकान से राशन ऑर्डर किया, आटा ऑर्डर किया, चावल ऑर्डर किया, नहीं आया हो। नहीं हुआ ना, क्योंकि ऐसा कोई योग था ही नहीं। ये लोग क्या करते हैं, ये न्यूज देखते हैं, अब युद्ध हो रहा है तो अब अकाल पड़ेगा, बस उसके अकॉर्डिंग भविष्यवाणी। अरे बेटा, ज्योतिष पढ़ो, भविष्यवाणियां न्यूज देख करके नहीं होती। ये लोग सर्वे देख के भविष्यवाणी कर रहे थे। सर्वे सारे बता रहे थे कि ममता जी बहुत तगड़ी टक्कर देंगी, तो इनको लगा कि बोल दो ममता जी जीतेंगी, कुछ अलग बोलो। अरे बेटा, ज्योतिष पढ़ना सीखो। 2024 में बोला था कि ममता जी किसी भी हाल में रिपीट नहीं करेंगी। बिल्कुल जी। आने वाले 6 महीने में क्या देखने को मिल रहा है? बड़ा भूकंप, बड़ी जल प्रलय और बड़ी जनहानि मुझे दिखती है। एक समय ऐसा आ सकता है जब बहुत लोगों की नौकरियां चली जाएंगी, बहुत लोगों के बिजनेस डाउन हो जाएंगे। इसलिए आपके पास उतना बजट होना चाहिए कि आप 8-10 महीने अपने परिवार को खिला सकें। कॉकरोच जनता पार्टी, इसका फ्यूचर क्या कहता है? यूपी का फ्यूचर क्या दिखता है? अखिलेश वर्सेस योगी। योगी आदित्यनाथ शायद यूपी के तीसरे मुख्यमंत्री ना बने। ये मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं कि पाकिस्तान टूट जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अमेरिका के कुछ स्टेट उससे अलग हो जाएंगे टूट करके, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगले कुछ ही वर्षों में आप ये भी देखेंगे। तो 2026 ना आसान था, ना आसान है और ना आसान रहेगा। ये मैं डे 1 से कह रहा हूं और आज भी कह करके जा रहा हूं। वेलकम टू द अंकित पॉडकास्ट। आज का पॉडकास्ट बेहद वायरल होने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ हैं एक ऐसे गेस्ट, एक ऐसे एस्ट्रोलॉजर जो जहां जाते हैं वो वायरल कर देते हैं। भले वो यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो या फिर न्यूज़ चैनल हो, उनकी हर भविष्यवाणी वायरल होती है, उनके हर उपाय वायरल होते हैं। बिल्कुल सही पहचाना। आज हमारे साथ है एस्ट्रोलॉजर अंकित त्यागी जी। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के आज के पॉडकास्ट की। मेरे साथ मैं हूँ आपका दोस्त अंकित। शुरुआत करते हैं। सर नमस्ते सर, वेलकम टू द अंकित पॉडकास्ट। जय श्री राम और सभी दर्शकों को मेरा जय श्री राम। थैंक यू सो मच सर, आप अपने बिजी शेड्यूल से हमारे पॉडकास्ट में आए सर। बहुत वक्त बाद हमारे सर पॉडकास्ट में आए हैं। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा अंकित त्यागी वो सर हैं, जब मैंने इस इंडस्ट्री में स्टार्ट किया था तो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने मुझे ब्लेस किया था। और बिना किसी चीज़ में चैनल भी स्टार्ट नहीं हुआ था और बिना भी किसी चीज़ के लिए उन्होंने मुझे कहा था, अंकित बेटा मैं तुम्हारे साथ हूँ, चलो आगे बढ़ो। आपके आशीर्वाद से 1 साल हो गया है जी, और आज फिर मौका मिला आपके साथ पॉडकास्ट करने का। बहुत ही कम लोग होते हैं ऐसे, सच बताऊंगा। प्रभु कृपा होती है और बिना प्रभु कृपा के कुछ नहीं होता। और हमारा तो मार्गदर्शन हो सकता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी ईश्वर कृपा है। मेरी अभी भी प्रभु से यही कामना है कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और जीवन में बहुत तरक्की करें। आपका आशीर्वाद मिलेगा, बड़ों का आशीर्वाद, बिल्कुल मैं बहुत आगे जा रहा हूँ, जाऊँगा आगे भी। चलिए जी, आशीर्वाद करते हैं। गुरुजी, जैसे कि अभी चल रहा है विक्रम संवत 2083, क्योंकि 6 महीने जा चुके हैं। बिल्कुल। आने वाला सबसे बड़ा ट्रांजिट है, रेट्रोगेट हो रहा है शनि। शनि वक्री जा हो रहा है मीन राशि में 27 जुलाई 2026 को। बिल्कुल। शनि से लोग इतना डरते क्यों हैं? पहले तो आप ये बताएं कि शनि से लोग कहते हैं कर्म के दाता है। हाँ। कर्म आज सभी लोगों के दिखाया तो कोई ना कोई ऊपर नीचे है ही। बिल्कुल। शनि एक तो शनि हो गया, ऊपर से रेट्रोगेट हो गया, तो इसका क्या मतलब है? क्या कह सकते हैं इसके? क्या ये डरने की बात है? देखो, कर्म खराब करोगे तो डरना तो पड़ेगा जी। ये तो बड़ा सीधा सा सिद्धांत है भाई। शनि तो कर्म फलदाता है, जैसा करोगे वैसा भोगना पड़ेगा और निश्चित है डंके की चोट पर भोगना पड़ेगा। दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं बचा सकती शनि के दंड से जी। लेकिन कर्म अच्छे रखोगे तो शनि से डरने की जरूरत ही नहीं है। मैं तो हमेशा कहता हूँ शनि से डरो मत, शनि को मित्र बनाओ अपना। मित्र कैसे बना सकते हो? जब आपके कर्म अच्छे होंगे तब आप शनि को अपना मित्र बना सकते हो। 100% शनि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे करके जाएंगे। 27 जुलाई से शनि जा रहे हैं मीन राशि में और लगभग 138 दिनों तक वो रहेंगे, 138 डेज तक। बहुत स्लो, सबसे स्लो चलने वाले प्लानेट हैं। अगर हम नवग्रह की बात करें, शनि तो बहुत स्लो उनका मूवमेंट होता है और लगभग 30 वर्ष में एक राशि चक्र पूरा करते हैं। वो 2.5 वर्ष लगभग एक राशि में रहते हैं, ठीक है। तो बहुत स्लो चलते हैं, लेकिन वो जब जब जिस राशि में भी अपना मूवमेंट करते हैं, ट्रांजिट करते हैं, गोचर करते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो लोगों को रिजल्ट देते ही देते हैं। जैसे अभी कर रहे हैं मीन राशि में, अभी तो सिर्फ मीन राशि वालों को ही दिक्कत देगा या बाकी 11 राशि उनके लिए भी कोई ना कोई? हाँ बिल्कुल, मैं उसी पर आ रहा हूँ। अभी मीन राशि में जो है गोचर हो जाएगा उनका, ठीक है। लेकिन एक चीज हमें समझनी है कि इफेक्ट सब पर पड़ता है। ओके। क्योंकि नवग्रहों की अगर हम बात करें तो शनि तो आपके कर्मों के फल देने वाले हैं और वो सबको देते हैं, बीट एनी जोडियक साइन,
एनी राशि एनी नक्षत्र, वो कुछ भी हो सकता है, हम्म, उससे कोई फर्क 1% भी नहीं पड़ता। हाँ, इतना जरूर है किसी पर फर्क ज्यादा पड़ेगा तो किसी पर कम पड़ेगा, वो हमारी कुंडली के हिसाब से, हमारी राशि के हिसाब से, हमारे नक्षत्रों के हिसाब से, या हमारी कुंडली के किस भाव में वो गोचर हो रहा है उसके जी। हिसाब से हम निर्धारित कर सकते हैं। अदरवाइज फर्क ना पड़े ऐसा तो नहीं हो सकता। तो यानी कि कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, कुछ लोगों के लिए बहुत चैलेंजिंग रहने वाला है, कुछ लोगों के लिए एवरेज समय जाएगा। लेकिन मैं एक बात फिर से कह करके जा रहा हूं यहां कि शनि मीन राशि में आ रहे हैं, ठीक है, 27 जुलाई को। और ध्यान रखो कि राशि चक्र की अंतिम राशि है, ओके, ठीक है। और जब जब शनि राशि चक्र की अंतिम राशि में आते हैं, मीन राशि में आते हैं, तो ये मान लो कि पूरे 30 वर्षों का हिसाब पूरा होता है। 30 जो वर्षों का पिछले है। 27.5 साल, लगभग 28 साल गुजरे हैं ना, 27-28 साल, उन सब का हिसाब होना बाकी है। और जब मेष में जाएंगे तो हिसाब करके जाएंगे। तो जिसने भी खराब कर्म किए उसको डरने की आवश्यकता 100% है। यानी कि इस वक्त और काफी चैलेंजेस आने वाले हैं वक्त बिल्कुल के अंदर। आएंगे। अगर आपने किसी का दिल दुखाया है, अगर आपने किसी को परेशान किया है, आपने किसी का हक मारा है, किसी के साथ बेईमानी करी है, किसी के साथ धोखा किया है, किसी को बेवजह परेशान किया है, किसी को सताया है, या किसी को किसी भी तरीके से आपने किसी भी रूप में कहीं ना कहीं कोई कष्ट पहुंचाया है, तो ये निश्चित है कि शनि आपको फल दे करके जाएंगे, इसमें कोई डाउट 1% भी नहीं। अच्छा ठीक है। गुरुजी, जैसे शनि मीन राशि में वक्री हो रहे हैं, ये जी। वक्री का मतलब क्या होता है? यानी कि देखो उल्टा चल रहे हैं वो? देखो मार्गी और वक्री जी। दो तरीके से ग्रह चलते हैं। मार्गी होते हैं जब वो सीधे चलते हैं, वक्री होते हैं जब वो उल्टा चलते हैं। तो ये तो ग्रहों की चाल है। और अब तक तो मेरे अकॉर्डिंग इतने पॉडकास्ट आते हैं, अब तो आम लोग भी समझ गए। पहले तो आम लोगों को पता ही नहीं था कि क्या वक्री होता है, क्या मार्गी होता है, ठीक है। अभी तो ऑलमोस्ट सब लोग जानते हैं इस चीज़ को। जो लोग पॉडकास्ट देखते हैं वो सब लोगों को पता होता है। तो ये है, ठीक है, शनि राशि में आ रहे हैं, अच्छी बात है, मीन राशि में। उसके बाद जब भी शनि जो है राशि चक्र पूरा करेंगे और मेष में आएंगे, मैं कई पॉडकास्ट में पहले भी बता चुका हूँ विद डेट्स, समझ लो कि तब तक हिसाब होना है। तो 2026 ना आसान था, ना आसान है, और ना आसान रहेगा। ये मैं डे 1 से कह रहा हूं और आज भी कह करके जा रहा हूं। जी बिल्कुल। ये निश्चित है। 2024 ने लोग रुलाया, 25 ने और रुलाया, अब आप कह रहे हैं 26 और खतरनाक हो किसने रहा है। कहा कि 24 और 25 इतने खतरनाक थे जितना 26 है? मैं तो नहीं मानता। हम्म, ये दुनिया, मुझे नहीं पता ये ज्योतिष कहाँ से पढ़ के आते हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी से आते हैं, मेरे को नहीं समझ आता। या इन्होंने कभी पढ़ाई करी या नहीं करी, कुछ तथाकथित, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत विद्वान लोग भी हैं भाई, ठीक है, तो उनकी बात मैं नहीं करता। लेकिन जो ये तथाकथित लोग हैं, जो हर साल यही कहते हैं ये साल पहले से खराब होगा, मैंने तो कभी नहीं कहा था 2024 में आग लगेगी कहीं। मैंने तो नहीं कहा 2025 बहुत खराब जाएगा। मैंने 2024 से बोल रहा हूँ कि 2026 खराब जाएगा। और 2025 कहाँ इतना खराब था, आप मुझे बताइए, जितना 2026 है। आपने दुनिया में इतनी आग देखी? इस तरह का युद्ध कभी नहीं, मैंने आपसे देखा? वही बात की, 25 से ज्यादा 26 खराब जाने वाला, मतलब ये बिल्कुल, बात ये है। डेफिनेट है। 25 और 24 तो नॉर्मल साल थे, कोई बहुत बड़ा उसमें कोई परिवर्तन नहीं था। मुझे नहीं लगा कि कोई बहुत बड़ा कोई प्रॉब्लम थी या कोई बहुत बड़ा संकट था, कुछ नहीं था। 26 खराब है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये मान करके चलो कि भाई 2032 तक कष्टकारी समय है, वो सबके लिए है। लेकिन यहाँ एक बड़ी बात मैं बोल करके जा रहा हूँ कि अगले 30 वर्ष भारत के हैं। दुनिया जितना मर्जी जोर लगा ले, अगले 30 वर्ष भारत के ही होंगे। 2032 के बाद या 2026 के बाद? अभी से लेकर के मैं 30 वर्ष की बात कर रहा हूँ। यानी 2026 से लेके 2056 तक इंडिया के होने वाले। भारत के वर्ष हैं, हम्म, और इसमें भारत बहुत स्पीड से आगे बढ़ेगा और हम चाइना को रिप्लेस करेंगे। चलिए जी, अभी तो बहुत दूर दिख रहा है ये, बट जो है कि चाइना को तो रिप्लेस समय करेंगे। लगेगा, ये ओवरनाइट हाँ जी। होना संभव भी नहीं है भाई। नहीं, बिल्कुल मैं मानता हूँ ये उन्हें चीज संभव भी ओवरनाइट नहीं है, हो भी नहीं सकती। पर हम उस राह पे भी नहीं दिख रहे फिलहाल, तो जो चाइना को रिप्लेस कर सके। नहीं, आप गलत कह रहे हो। शायद मुझे नहीं लगता कि आपने न्यूज़ देखी या नहीं देखी। अभी मैन्युफैक्चरिंग में पिछले 1 साल में कितना बड़ा परिवर्तन भारत में आया है। आप देखिए, दुनिया भर के ब्रह्मोस मिसाइल का उद्घाटन जो है फैक्ट्री का किया योगी जी ने। अभी नोएडा में कोई चिप कंपनी लगी, उसके अलावा और कितने सारे, अभी कपड़े को लेकर के कुछ नया कोई कॉरिडोर बन रहा है, कुछ बन रहा है, पता नहीं क्या है, मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा। तो उसमें बांग्लादेश को हम पीछे छोड़ देंगे कपड़ों के मैन्युफैक्चरिंग में। तो कौन कह रहा है हम आगे नहीं बढ़ रहे? हम डे बाय डे, जिस दिन से भारत की मंगल की दशा शुरू हुई उस दिन से हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते रहेंगे। 2032 में राहु की दशा शुरू होगी भारत की। उसके बाद उस राहु की दशा के अंदर अंदर भारत चाइना को पीछे छोड़ देगा। अगर कोई ये कह रहा है कि हम उस दिशा में आगे नहीं बढ़ रहे तो गलत है। मैं गुरुजी इसका पूर्णतः खंडन करता मैं आपकी हूँ। बात एक समय था कि जब भारत मैन्युफैक्चरिंग की बात ही नहीं करता था। जी आज एक समय है जहां हम केवल अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं, मेड इन इंडिया की बात करते हैं। बिल्कुल। अभी हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है।
एकदम से हम चाहे ओवरनाइट हर जगह से सब कुछ मंगाना बंद कर दें, सब कुछ इंडिया में हो, ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि इकोनॉमी एक चीज़ होती है भाई, अर्थव्यवस्था, उसको चलाना होता है। दूसरा, हम व्यापारिक रिश्तों में बंधे होते हैं पूरी दुनिया के साथ, तो उन व्यापारिक रिश्तों को भी चलाना है। कुछ चीज़ें हम उनसे इम्पोर्ट करते हैं, कुछ चीज़ें वो हमसे इम्पोर्ट करते हैं, ठीक है? तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो हर कंट्री के अपने व्यापारिक रिश्ते हैं। कुछ चीज़ें इंडिया में ज़्यादा पैदा होती हैं, कुछ हो सकता है अमेरिका के पास ज़्यादा हो। तेल की बात करें तो हमारे पास नहीं है अपना, हम बाहर से इम्पोर्ट करते हैं, जो है मजबूरी है हमारी, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, ठीक है? लेकिन बहुत सारी चीज़ें हम अपने देश से एक्सपोर्ट भी करते हैं। बिल्कुल। हम आम एक्सपोर्ट करते हैं, हम गेहूँ एक्सपोर्ट करते हैं, हम चावल एक्सपोर्ट करते हैं, हम चीनी एक्सपोर्ट करते हैं, जी। ठीक है? तो बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं। तो ये तो व्यापारिक रिश्ते हैं जो बने रहेंगे हमेशा आगे भी। ऐसा नहीं है कि हम चाइना को मैन्युफैक्चरिंग में पीछे छोड़ देंगे, जी। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम चाइना से कुछ नहीं लेंगे, चाइना हमसे कुछ नहीं लेगा। वो लेंगे, जो ज़रूरत का सामान है वो आदान-प्रदान हमेशा होता रहेगा। मैं बिल्कुल आपकी बात एग्री करता हूँ। जी। आप कह रहे हैं इस चीज़ को लेके। गुरुजी, 3 चीज़ें बहुत बड़ी होती है देश को आगे बढ़ाने के लिए। जी। ठीक है जी। जीडीपी मानी जाती है, सबसे बिल्कुल। पहली चीज़ जीडीपी होती है। इंडिया की जीडीपी आप देख ही रहे हैं, बिल्कुल। गिर रही है जीडीपी। सब किस देश की नहीं गिर रही इस समय? जी, डॉलर जो है ना, जो हाँ। हमारा रुपया, सॉरी, रुपया इस वक्त एशिया का लीस्ट सबसे कम वर्किंग में गया हाँ, है, हाँ, पता है मुझे। सबसे कम डेवलप किया है, इवन डाउन में गया है। मैं आप छोटी सी बात आपसे पूछता हूँ, हुँ। आप एक कंपनी बता दीजिए, फोन की, एसी की, टीवी की, वॉशिंग मशीन की, फ्रिज की, जो इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इंडिया कंपनी हो। चाहे वो माइक्रोमैक्स है, वो खत्म हो चुकी है, गोदरेज वो खत्म हो चुकी है, और ओनिडा वो लुप्त हो चुकी है, लावा वो खत्म हो चुकी है। हम सब चीजें बाहर से कर रहे हैं। न्यूज़ बिल्कुल हमें दिखा रही है, न्यूज़ के हिसाब से हम विश्व गुरु हैं, पर विश्व गुरु क्या डॉलर 100 पहुंचता है? विश्व गुरु की हालत आप ये कह सकते हैं कि इंडिया की जो है ना भुखमरी, जिसे हम बोलते हैं क्या कहते हैं, हंगर इंडेक्स, वो नाइजीरिया से पीछे है। ये बात पे बाद में जाएंगे इस चीज के अंदर। गुरुजी, बात करते हैं कि शनि वक्री हो रहा है, सोसाइटी पे क्या फर्क पड़ने वाला है, लोगों की सोच पे क्या फर्क पड़ने वाला है, और हमारी दिनचर्या पे क्या फर्क पड़ने वाला है उस चीज का? कोई प्रभाव बहुत बड़ा अगर मैं बात करूं तो लोगों की दिनचर्या पर कभी नहीं पड़ता है, जी। किसी भी प्लानट के वक्री या फिर मार्गी होने से। ये बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, इससे हमारी दिनचर्या बिल्कुल प्रभावित नहीं होती। दिनचर्या प्रभावित होती है हमारी अपने कर्मों से। जी। हमें अपनी दिनचर्या हमेशा सुधारनी चाहिए। मैं एक चीज़ हमेशा कहता हूँ हम्म। कि शनिदेव को न्याय प्रिय है, शनिदेव को अनुशासन प्रिय है, और शनिदेव को जो है चीज़ें बहुत बैलेंस होती हुई प्रिय हैं। हम्म। तो मैं इसलिए हमेशा कहता हूँ कि भाई आप अपनी दिनचर्या सुधारो, सुबह जल्दी उठना शुरू करो, रात को टाइम से सोना शुरू करो, टाइम से खाना शुरू करो। अगर आप ये सब करेंगे तो अपने आप देखेंगे कि आपकी चीज़ें बैलेंस होना शुरू हो जाएंगी। जब आप सुबह जल्दी उठते हैं तो आपके शनि तो अच्छे होते हैं, आपके सूर्य बहुत अच्छे हो जाते हैं, राइट। आपके विचार अच्छे हो जाते हैं, और जब आपके सूर्य अच्छे होते हैं तो आपको मान सम्मान मिलता है, आपको फेम मिलती है, आपको जो है कहीं ना कहीं सक्सेस मिलती है, ठीक है? क्योंकि सूर्य ही तो कारक है इन सब चीज़ों के। जी। तो सूर्य को अच्छा करना है तो आपको अपनी दिनचर्या सुधारनी ही पड़ेगी हर हाल में। मैं कहूँ कि किसी ग्रह के मार्गी या वक्री होने से आपकी दिनचर्या सुधरेगी नहीं, वो आपको खुद सुधारना पड़ेगा, चलिए ठीक गुरुजी, है? आपने और उसको सुधारिए। जब तक हम आधे से ज़्यादा जितनी हमारी परेशानियां हैं, उनका एक सबसे बड़ा कारण यही है कि भाई हम अपनी दिनचर्या सुधारने पर फोकस नहीं कर रहे हैं। मैं कितने लोगों से कहता हूँ, सुबह सूर्य उदय होने से पहले आप बिस्तर छोड़ना शुरू कर दो, 3 महीने कर लो, आपके जीवन में परिवर्तन आपको दिखेंगे। ये डेफिनेट है, इसमें 1% भी कोई डाउट नहीं हो सकता है। और जैसे कहते ये हैं ये सत्य साल है। भी सूर्य का साल है। ये कोई सूर्य का साल नहीं, किसने अच्छा। कह दिया सूर्य का साल है? वो न्यूमरोलॉजी वाले कहते हैं। सब लोग कह रहे हैं कि सूर्य का साल है, धरती फट जाएगी, ये हो जाएगा, नए प्लेन की क्रैश मुझे डेट लॉजिक आ बताइए चुकी ना, है। मुझे लॉजिक बताइए, सूर्य का साल कैसे कह रहे हैं? 1 नंबर का साल है इसलिए कह जी। रहे हैं? तो मैं नंबर्स को बहुत कम मानता हूँ। न्यूमरोलॉजी एक अच्छी साइंस है, नो डाउट, मैं खंडन नहीं करता। लेकिन कोई ये कहे कि न्यूमरोलॉजी से साल डिसाइड होता, तो भैया मैं सनातन को मानने वाला व्यक्ति हूँ, और सनातन में ये जो वर्ष है इसके राजा गुरु हैं, ओके। ठीक है, 2083 संवत्सर के। आप वेस्टर्न कल्चर को मानते हैं तो आप सूर्य का मानिए, आप किसी का भी मानिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं वैदिक ज्योतिष वाला जो है, वैदिक ज्योतिष का विद्यार्थी हूँ, और मैंने वैदिक ज्योतिषी हमेशा पढ़ी है। जी। वैदिक के हिसाब से, पंचांग के हिसाब से अगर हम बात करें तो संवत्सर 2083 के जो राजा हैं वो गुरु हैं। जी। तो कहीं से कहीं तक सूर्य का कोई लेना देना इसमें नहीं है कि ये सूर्य का साल है, वो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से लोग कहते हैं, ठीक है? दूसरी बात, कई सारे लोगों ने कहना शुरू किया 2025 के लास्ट में कि सूर्य का साल है, जी। बहुत सारी ये होंगी, धरती फटेगी, ये होगा, वो जी, होगा। कह रहे हैं कि प्लेन क्रैश की नई डेट आ चुकी है। आप जानते हैं कि एस्ट्रोलॉजर है, वो हर बार बताते हैं कि आज इस, मतलब जब उनका पॉडकास्ट देखता हूँ डरा ही रहे होते हैं वो। अब ये प्लेन फटने वाला है, धरती फट जाएगी, मतलब उनके हिसाब से दिखाया तो हम बाहर निकल नहीं सकते। अभी उन्होंने कहा था बंगाल के अंदर ममता जी जीतेंगी, वो हार गई। देखिए, मैं एक बात हमेशा कहता हूँ अंकित, बेटा ज्योतिष गणनाओं का विषय है। जी बिल्कुल। ज्योतिष बैठ करके पॉडकास्ट में हवा हवाई बातें करने का विषय नहीं। बिल्कुल जी। ज्योतिष बहुत गंभीर विषय है,
और उसमें आपको रिसर्च की और मेहनत की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं कि आपने कुछ कहना शुरू किया, आपने कुछ पूछा, मेरे जो मन में आया वो जवाब दे दिया, नहीं। उसके पीछे महीनों की रिसर्च, महीनों की गणनाएं, महीनों की बहुत सारी मेहनत होती है, कई सारे लोगों की मेहनत होती है, पूरी टीम की मेहनत होती है, तब जाकर के एक प्रोडक्शन होती है। जैसे आपने राइट। पॉडकास्ट के शुरू में एक बात कही कि अगले 6 महीने की 6 प्रोडक्शन, मैंने तुरंत क्या जवाब दिया बिल्कुल जी। कि भाई प्रोडक्शन करना इतना आसान है क्या, मजाक समझ रखा है क्या? नहीं, ये आप लोगों की गलती नहीं है, गलती उन लोगों की है जो करते हैं बैठ करके। आप तो वही पूछेंगे जो लोग बताएंगे, बड़ा सिंपल है। गुरुजी, मैंने लेकिन मैं 6 महीने 6 हाँ, पूछी मैं है, वही तो कह रहा हूँ। 48, 50, 25 बता रहे हैं। एग्जैक्टली, मैं उसी पर आने वाला था। साल की 50 भविष्यवाणियां, हम्म। 6 महीने की 48 भविष्यवाणियां। मैं भी यूट्यूब पर ये स्लोगन देखता हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि वो आती कहाँ से है। और एक आदमी जो ये कर रहा है, जो भी हो, मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ, कभी आए और मुझे बताए उसके पीछे कितनी रिसर्च उसने करी है। कुछ नहीं है, 4 यूट्यूब पर वीडियो यहाँ से देखी, 4 वहाँ से देखी, जो समझ में आया वो बोल दिया। और फिर क्या होता है लास्ट में? सारी प्रोडक्शन गलत, चाहे वो मैच की हो, चाहे वो पॉलिटिक्स की हो, चाहे वो कोई और हो। क्यों? क्योंकि उसके पीछे रिसर्च ही नहीं है। अब जो भविष्यवाणियां होती है ना, वो इमोशनली नहीं होती। राइट, राइट। वो जैसे अभी आपने जब बात करी थी, मैंने कहा कि इंडिया जो है चाइना को पीछे छोड़ देगा, तो आप भावनाओं में बह गए। लेकिन हम नहीं बह सकते। हमारा काम भावनाओं में बहना नहीं है। ये बात मैंने 2012 में तो नहीं कही थी। बिल्कुल। क्यों नहीं कही? क्योंकि उस समय मुझे दूर दूर तक ये नहीं दिखता था। तो हमारा काम भावात्मक होकर के भविष्यवाणियां करना नहीं है। हमें जो रिसर्च में अपनी में दिखता है, जो हमारे प्लानिटरी पोजीशन हमें बताती है, वही हम भविष्यवाणी करते हैं। और रही बात आपके उस सवाल का, मैं जवाब दे दूं कि रुपया गिर रहा है, मैं आज आपको डंके की चोट पे बता के जा रहा हूँ, 2 साल बाद मैं और आप और यहीं मिलेंगे और आप तस्वीर देखना भारत की कितनी बदल चुकी। जब आप सुनिए, अब आपने प्रश्न पूछा है। जी। दूसरी चीज, आपने जीडीपी की बात करी। जी। जीडीपी इस समय हर कंट्री की थोड़ा बहुत नो डाउट प्रॉब्लम में है, ठीक है, लगभग सभी कंट्रीज की, क्योंकि जो मेन एनर्जी सोर्सेज हैं वो सबके पेट्रोल डीजल यही सब है, ऑयल है, और वो आने का मेन रास्ता बंद है। तो हालांकि अभी दाम बहुत गिर गए हैं तेल के भी। जो बैरल पहले लगभग $120 का था, वो आई थिंक $80-70 पे आ गया है। तो काफी हद तक कंट्रोल्ड हैं चीजें। दूसरी बात, कहाँ है वो ज्योतिष जिन्होंने ये कहा था कि मई जून में तबाही आएगी, तेल नहीं मिलेगा भारत में, गैस नहीं मिलेगी लोगों को, भूख से मरेंगे लोग, अन्न नहीं मिलेगा, चावल नहीं मिलेगा? कहाँ है? बुलाइए उन ज्योतिषियों को। मैं अकेला ज्योतिष था जो डंके की चोट पर जनवरी से बैठ के कह रहा हूं कि सबको तेल मिलेगा, सबको गैस मिलेगी। छोटी मोटी दिक्कतें आएंगी, वो सबको आती हैं, लेकिन कोई बड़ी किल्लत क्या हुई भारत में? एक बार भी ऐसा हुआ आप गाड़ी लेके पेट्रोल पंप पे गए, आपको पेट्रोल ना मिला हो? एक बार भी ऐसा हुआ आपने सिलेंडर बुक कराया, सिलेंडर घर नहीं आया हो? नहीं हुआ। बिल्कुल। एक बार भी ऐसा हुआ आपने दुकान से राशन ऑर्डर किया, आटा ऑर्डर किया, चावल ऑर्डर किया, नहीं आया हो? नहीं हुआ ना, क्योंकि ऐसा कोई योग था ही नहीं। सिर्फ ये लोग क्या करते हैं, ये न्यूज देखते हैं, अब युद्ध हो रहा है तो अब अकाल पड़ेगा, बस उसके अकॉर्डिंग भविष्यवाणी। अरे बेटा, ज्योतिष पढ़ो, भविष्यवाणियां न्यूज देख करके नहीं होती। जी बिल्कुल। ये लोग सर्वे देख के भविष्यवाणी कर रहे थे। सर्वे सारे बता रहे थे कि ममता जी बहुत तगड़ी टक्कर देंगी, तो इनको लगा कि अब बोल दो ममता जी जीतेंगी, कुछ अलग बोलो। अरे बेटा, ज्योतिष पढ़ना सीखो। 2024 में बोला था कि ममता जी किसी भी हाल में रिपीट नहीं करेंगी। बिल्कुल जी। कहां गए थे ज्योतिषी सारे? 2014 में बोल दिया था कि मोदी जी तीसरा कार्यकाल पूरा नहीं करेंगे, और आज भी अड़े हूं उस बात पर। कहां थे सारे ज्योतिषी? क्यों किसी ने 10 साल 15 साल पहले भविष्यवाणी नहीं करी? करेंगे कब? जब आती होगी, जब गणनाएं आती होंगी। और ये मैं सब ज्योतिषियों की बात नहीं कर रहा, मैं फिर कह रहा हूं, भारत में बहुत विद्वान लोग हैं, मेरे से भी ज्यादा विद्वान ज्योतिषी भारतवर्ष में हैं, लेकिन जो कुछ तथाकथित ज्योतिष हैं जिन्होंने केवल खेल बना दिया ज्योतिष को, जो ज्योतिष विद्या को भी बदनाम करते हैं। भारत फाइनल में नहीं जाएगा, ये होगा, वो होगा, आईपीएल में ये टीम जीतेगी। गुरुजी, मैं डंके की चोट पर एक बात पूछ रहा हूँ, जितने लोग मैच की भविष्यवाणी करते हैं ना, जरा बुलाओ और मैं पूछता हूँ कौन सी रिसर्च, किस लॉजिक से इन्होंने भविष्यवाणी कर दी? गुरुजी, जवाब नहीं होगा इनके पास। सब चीज डंके की चोट पे करते हैं, बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात ये आपकी मैच्योरिटी है कि आप वो क्या कहते हैं ना कि दुकान वैसे नहीं चला रहे कि डरा के वो है ही नहीं, वो मैच्योरिटी और आपका ज्ञान है वो। हमारा काम डराना नहीं है भाई। अगर कोई चीज हमें गलत दिख रही है तो उसको गलत कहा जाएगा। राइट। अगर मुझे अभी 2026 मैंने कहा बहुत आग का वर्ष दिखता है, पूरी दुनिया ने मुझे ट्रोल किया। आग तो हर साल लगती है, अब जो तेल के कुओं में आग लग रही है वो हर साल लगती है? बताइए, नहीं लगती ना। नहीं जी, बिल्कुल नहीं। ठीक है, और इस वर्ष आग की घटनाएं भी बढ़ी हैं, बिल्कुल। ये आप देख रहे होंगे, हर रोज न्यूज चैनल पर एक न्यूज होती है कि फलानी सोसाइटी में आग लग गई, उसमें आग लग गई। क्यों? क्योंकि ये वर्ष ऐसा था कि इसमें आग की घटनाएं बढ़नी थी। ऐसा मुझे कॉम्बिनेशन नजर आ रहे थे, तो मैंने बोल दिया था, ठीक है, जो अप्रूव हुआ। लेकिन फालतू में डराना, फालतू में लोगों को बहकाना, रोज ये नई डेट लेकर के आ जाना, अब प्लेन क्रैश हो जाएगा। मैंने भी बोला था भाई, उस समय प्लेन क्रैश होगा। इनफैक्ट प्लेन क्रैश पूरी दुनिया ने बोला। मैं अकेला ज्योतिष था जिसने ये कहा कि उस प्लेन क्रैश में कोई बड़ा नेता
पद पर बैठा हुआ अपनी जान गंवा देगा। जी ये मैंने अकेले ने बोला, जी जी ये किसी और ने नहीं बोला था। नहीं। कहाँ गए थे वो, कहाँ गई थी गणना उनकी, क्यों नहीं बोला पूछिए। प्लेन क्रैश तो पूरी दुनिया बोल रही थी और एग्जैक्ट वही हुआ। बिल्कुल बहुत दुखद है कि अजीत पवार जी हमारे बीच नहीं हाँ रहे, जी लेकिन वो पद पर भी थे और बड़े नेता थे। जी। गलत तो नहीं हुई ये भविष्यवाणी? वही बात आती क्यों है ना नहीं? गुरुजी की जेनरिक कि प्लेन क्रैश तो हर साल कहीं ना कहीं हो रहे हैं, हर साल ट्रेन में हो रहे हैं। बोल दो Exactly. कहीं ना कहीं हम मान लेंगे अमेरिका में भी हो गया, यूएस में Exactly, कहीं भी हो गया, exactly. पर एक्चुअल जो है उसके अंदर आपने डीप बताई इस चीज के लिए। बिल्कुल। गुरुजी मैं वही कह रहा था, अब डंके की चोट पे बात करते हैं, ये पॉडकास्ट भी हम डंके की चोट पे करते हैं। किन का नाम लेना चाह रहे हैं आप, किस बारे में बात करना चाह नहीं रहे नहीं, हैं? मैं किसी एक का नाम नहीं ले रहा भाई, अच्छा, ऐसे नहीं, 50 जो ज्योतिषी आपको हैं। लगता है कि ये हमारे ज्योतिष को नहीं नहीं, खराब ऐसे कर रहे हैं। 50 ज्योतिषी हैं, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। हम्म, मैं किसी का नाम, देखिए ना तो मेरे पास फुर्सत है, इतना समय मेरे पास नहीं है कि मैं बैठ करके सबको सुनूं या मैं किसी को टारगेट करूं, ना मेरा वो काम है। मेरा काम सही चीजों को सही ढंग से जी। और सही रूप में लोगों के सामने रखना है, वो लोगों को समझना है, समझ रहे हो? चलिए। तो वो जितने भी ज्योतिषी हैं जो ये कर रहे हैं, एक नहीं है, हजारों हैं भाई। अब तो यूट्यूब पर भरमार है, तो मैं सबकी बात कर रहा हूँ। और लेकिन सैकड़ों विद्वान ज्योतिष भी भारतवर्ष में हैं जो आज भी यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर आपको मिल जाएंगे। जी जी तो जी। ये तो पब्लिक खुद डिसाइड कर चुकी है कि कौन सही है कौन गलत है। केवल हर रोज एक नई भविष्यवाणी लेकर के आना, आपको पता है एक भविष्यवाणी करने में महीनों महीनों निकल जाता है, बिल्कुल उसकी गणना करने में। बिल्कुल। कहां से आ जाएंगी 50 भविष्यवाणी? एक ग्रह देखते हैं, दूसरे ग्रह दूसरा आता है। दूसरा फिर एक के बाद एक भविष्यवाणी गलत होना। मैं डंके की चोट पर आज भी कहता हूं कि मेरी 95% से ज्यादा भविष्यवाणियां 100% सही होती हैं। जी बिल्कुल। 100% किसी की नहीं हो सकती। मैं भी इंसान हूं, गणनाओं में गलती मेरे से भी हो सकती है, कई बार हमें करेक्ट डेटा भी नहीं मिल पाता, उतना किसी से भी हो सकता है। लेकिन उसके अलावा मेरी सारी भविष्यवाणियां सच होती है। क्यों होती हैं? क्योंकि उसके पीछे मेहनत होती है, जी रिसर्च होती है। इसलिए मेरे से आप ही नहीं, कई सारे पॉडकास्टर पूछते हैं गुरुजी कोई 50 भविष्यवाणी साल की बता दीजिए। अरे भाई मजाक नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, ये चीज संभव ही नहीं है। और अगर कोई बता रहा है तो वो पाखंड है, वो ज्योतिष का अपमान मैं उसको कहूंगा, चाहे वो कोई भी हो। चलिए जी, बहुत अच्छी बात बताई और बहुत मैच्योरिटी के साथ आपने बताई। यही फ़र्क होता है एक मैच्योर एस्ट्रोलॉजर जो सालों से मेहनत करते आ रहा होता है, उस पर क्या कहते हैं रिसर्च करता आ रहा होता है, और दूसरा एस्ट्रोलॉजर जो बिल्कुल न्यूज़ पढ़ के आगे बता देता है कि लोगों को डराने के लिए, क्योंकि डर की दुकान चलती है ना आजकल। एक मोहब्बत की दुकान चले, डर की दुकान चल रही है। अभी मैं एक रील देख रहा था, तो अभी कुछ दिन पहले न्यूज आई थी कि अब आरबीआई प्लास्टिक की करेंसी छापेगी। जी तो अभी एक एस्ट्रोलॉजर कुछ दिन पहले एक रील देख रहा था, उसमें उन्होंने कहा अब देखिए अब कागज के नोट प्लास्टिक के हो जाएंगे, ये मेरी भविष्यवाणी है। जबकि वो 3 दिन पहले न्यूज आ चुकी थी। तो मैं बैठ के हंसने लगा वो रील देख के। मैंने कहा भाई न्यूज देख के भविष्यवाणी करना बंद कर दो। सबको पता है, पूरे भारत में ये खबर फैल चुकी है, लेकिन वो कह रहे नहीं नहीं देखो मैंने भविष्यवाणी करी थी कि प्लास्टिक की करेंसी आएगी। छोड़िए, खैर क्या बात करें, आगे बढ़ते हैं। चलिए गुरुजी, जैसे कि आपने इस साल भविष्यवाणी करी थी, इस साल आंख बहुत लगेगी। आने वाले 6 महीने में क्या देखने को मिल रहा है? बड़ा भूकंप, बड़ा भूकंप, बड़ी जल प्रलय और बड़ी जनहानि मुझे दिखती है। बड़ा भूकंप, बड़ी जल प्रलय और जनहानि, यानी कि भूकंप भी आएगा और अब वो भूकंप के पानी- कारण जल प्रलय आए या जल प्रलय के कारण भूकंप आए, वो मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन बड़ी जनहानि मुझे भूकंप या जल प्रलय से दिखती है। और ये संवत्सर 2083 के अंदर अंदर होना है, ये डेफिनेट है, इसमें कोई दो मत नहीं। ईश्वर न करे मेरी ये भविष्यवाणी सच हो, लेकिन मेरी गणनाएं इस तरफ स्ट्रॉन्ग इशारा कर रही हैं। ये हिंदुस्तान की ही बात कर रहे हैं आप? ये मैं पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा पूरे वर्ल्ड के हूँ, पूरी अंदर? दुनिया की बात कर रहा हूँ। मतलब- ये समय अच्छा नहीं है पूरी दुनिया के लिए, न देश के लिए। और हालांकि मैं एक चीज़ बहुत डंके की चोट पर फिर कह करके जा रहा हूँ कि भारत में रहने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है। कुछ समय इंतज़ार कीजिए और आप देखिए कि बहुत कुछ ऐसा होने वाला है। इनफैक्ट 2026-27 में ऐसा होने वाला है जिससे भारत की दुनिया में एक धाक बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और ये आप और मैं दोनों अभी कुछ ही समय में होते हुए देखेंगे, और हमारे दर्शक भी। चलिए गुरुजी, मैं तो वेट कर रहा हूँ काफी वक्त से कि यही चीज की हमारा देश सच में विश्व गुरु, जो एक्चुअल में न्यूज में नहीं। विश्व गुरु का मतलब क्या नहीं। होता है, मुझे ये वर्ड से मैं थोड़ा सा कम खुद को जो है कनेक्ट कर पाता हूँ। विश्व गुरु वाली परिस्थिति अब खत्म हो चुकी है अंकित, समझ रहे हो? देखो पहले क्या था, पहले एक कंट्री होता था जिसका सर्वे सर्वा हो सकता था जैसे, लेकिन अभी वो बादशाहत खत्म हो चुकी है, अभी वो सर्वे सर्वा होना खत्म हो चुका है। अभी हर कंट्री अपने आप में सुप्रीम पावर है। आप अमेरिका की बात करो, वो कहने को सुप्रीम पावर कहता रहे, रशिया कम है क्या उससे? चाइना कम है क्या उससे? भारत कम है क्या आज उससे? कौन झुक रहा है आज? कोई नहीं झुक रहा। अब वो अमेरिका नहीं बचा जो पहले था। इज दैट करेक्ट? राइट। खत्म हो चुकी है वो सब चीजें, ठीक है। अभी हर कंट्री अपने आप में सक्षम है, हर कंट्री अपने आप में परमाणु शक्ति है, ठीक है। एक समय था कि जब लोग डरते थे, अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया, अब कोई नहीं डरता, खत्म हो गई कहानी। तो वैसे ही विश्व गुरु का मतलब तो मुझे समझ नहीं आता, लेकिन मैं इतना कहता हूं कि अपने आप में आप इतने सक्षम हो कि दुनिया आपके बारे में कुछ भी कहने से पहले या आपकी तरफ आंख उठाकर देखने से पहले 100 बार सोचे,
तो मैं उसको ही विश्व गुरु मानूंगा। वही इज दैट करेक्ट? वही बात मैं आपसे कह रहा बस हूँ। बस तो उस परिस्थिति में हम आगे बढ़ रहे हैं, बिल्कुल। और ये मैं कह करके जा रहा हूँ आपसे, फिर कह रहा हूँ, अगले 2 वर्षों में आप बहुत ज्यादा परिस्थिति बदलते देखेंगे और भारत का डंका दुनिया में बजेगा। चलिए जी गुरु जी, बहुत अच्छी बात है। अभी बात कर रहे थे जैसे कि आपने बात कहा कि प्रलय आने वाली है, पानी को लेके, भूकंप को लेके, और ये कहीं वर्ल्ड के अंदर कहीं भी हो सकती है। हाँ, हमने लास्ट ईयर देखा पहलगाम अटैक देखा, बिल्कुल। मैनमेड इवेंट देखे हमने, हाँ। प्लेन क्रैश देखा हमने, ट्रेन एक्सीडेंट देखे। इस साल कुछ देखने को मिल रहा है? हाँ, इस साल तो, ये तो साल लगभग 6 महीने तो निकल ही चुके हैं, जुलाई चल रहा है, आज हम जून में बैठे हैं, सॉरी, तो लगभग 6वां महीना चल रहा है, उसके बाद में लगभग 6-7 महीने और बचते हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छा साल तो ये कभी भी नहीं है, पूरा संवत्सर ही अच्छा नहीं है, और ये तो मैंने हमेशा से कहा है। लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा घबराने की या बहुत ज़्यादा कोई मेजर क्राइसिस मुझे नहीं दिख रहा है। हाँ, भारत पाकिस्तान का युद्ध मुझे ज़रूर दिखता है, वो तो मैं लगभग 2024-25 से बोल रहा हूँ कि 26 में दोबारा आमने सामने होंगे भारत और पाकिस्तान, तो वो मुझे दिख रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। जीत भारत की हमेशा होती है, इस बार भी होगी, लेकिन इस बार कुछ डिफरेंट होंगी चीज़ें, शायद भारत की सीमाएं बढ़ती हुई आपको दिखेंगी, ऐसा मुझे एक बड़ा स्ट्रॉन्ग इशारा नजर आता है। सीमाएं बढ़ते यानी कि पीओके बात करते हाँ, हैं। मैं तो कई बार कह भी चुका हूँ, कई पॉडकास्ट में तो बड़ा स्पष्ट मैं इस चीज का वर्णन कर चुका हूँ कि भाई पीओके आने वाला है। इस साल मतलब POK पाकिस्तान आएगा? इस साल या 2027, ये 2 डेट मैंने दे रखी है, मैक्सिमम समय मैंने 2027 बोला है, वो 26-27 में कभी भी हो सकता है। दूसरा, मैंने ये भी कई बार कहा है कि भाई पाकिस्तान टूटेगा। ओके। अब पीओके को जो है भारत एक्सेप्ट करे या ना करे, वो भारत की अपनी जो है इंटरनल पॉलिसीज होंगी, या जो भारत के एक्सपर्ट्स हैं वो डिसाइड करेंगे। कई बार हमें सोचना पड़ता है कि हमें वो एरिया कवर करना है या नहीं करना, जी। हमारे लिए अच्छा है या नहीं है। लेकिन ये मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ कि पाकिस्तान टूट जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अमेरिका के कुछ स्टेट उससे अलग हो जाएंगे टूट करके, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगले कुछ ही वर्षों में आप ये भी देखेंगे। गुरुजी, आपने कहा अमेरिका के स्टेट, हाँ, अमेरिका के स्टेट पाकिस्तान में? नहीं, मैंने ये नहीं कहा भाई, मैंने ये कहा अमेरिका के कुछ स्टेट उससे अलग हो जाएंगे टूट अच्छा करके, अच्छा, अमेरिका से। वो अलग भविष्यवाणी। हाँ, चलो ठीक है, मैं वेब से कहा, ठीक है। बिल्कुल। तो गुरुजी आप कह रहे हैं पाकिस्तान भी टूटेगा और अमेरिका भी टूटेगा? 100% ये निश्चित है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओके। और पाकिस्तान और बांग्लादेश, हम्म, ये दोनों कंट्री इकोनॉमिकली बहुत बुरी तरह खत्म होते हुए दिखेंगे आपको। यानी कि आपने फिर भविष्यवाणी करी है जो मैं देखना चाहूंगा बिल्कुल सत्य होते हुए। यानी कि 50 स्टेट्स जिसे हम कहते हैं, अमेरिका 50 स्टेट से मिलकर बना हुआ है, बिल्कुल। उसके कुछ स्टेट अलग होंगे, बिल्कुल पाकिस्तान के टुकड़े होने वाले हैं, बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों की इकोनॉमिक कोलैप्स होने वाली है। बिल्कुल होगा, ये आने वाले 2026 और 2027 में हम देख पाएंगे। 2026-27 में काफी हद तक आप देखेंगे, काफी चीजें इसमें से होते हुए आपके सामने आ जाएंगी। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हर इंसान का सबसे बड़ा दुख महंगाई। बिल्कुल। महंगाई चरम सीमा पे है। हाँ, आने वाला वक्त कैसा होने वाला है? क्या महंगाई और बड़ी होगी? कि मैंने अभी ऐसे लोगों को सुना है कह रहे आटा जमा कर लो अपने घर में, आटा महंगा होने वाला है। नहीं, कुछ देखो, सुनो, महंगाई तो हमेशा बढ़ती है जी। आटे के दाम बढ़ने वाले हैं, चावल के बढ़ने वाले हैं, प्रोडक्शन थोड़ी है, ये तो नॉर्मल है, ठीक है, ये तो हम सबको पता है। अब मैं अगर आपसे कहूँ कि अगले साल आटे के दाम कुछ रुपए बढ़ जाएंगे, तो ये प्रोडक्शन है क्या? ये आपको भी पता है, इनको भी पता है, सबको पता है, किसको नहीं पता है जी बिल्कुल। कि हर साल रुपए 2 रुपए बढ़ जाते हैं, दूध के दाम बढ़ जाते हैं, आटे के बढ़ जाते हैं, चावल के बढ़ जाते हैं, मसाले के, हर चीज़ के बढ़ते हैं। तो ये प्रोडक्शन नहीं है भाई, ये तो फालतू की चीज़ें हुई, ठीक है। दूसरी चीज़, आटा जमा कर लीजिए, ऐसी कोई नौबत नहीं आने वाली है, बिल्कुल भी बेफिक्र होकर के रहें, ठीक है। हाँ, मैंने इतना ज़रूर कहा है कि अपने पैसे संभाल करके रखें, अपने पास इतना बैंक बैलेंस बना करके रखें कि आप 8-10 महीने खा पाएँ। ये मैं सबको बोल रहा हूँ और बहुत समय से बोल रहा हूँ, ये करके ज़रूर रखें आप, क्योंकि एक समय ऐसा आ सकता है जब बहुत लोगों की नौकरियां चली जाएंगी, बहुत लोगों को नौकरी मिलने में समय लगेगा, या बहुत लोगों के बिजनेस डाउन हो जाएंगे। इसलिए आपके पास उतना बजट होना चाहिए कि आप 8-10 महीने अपने परिवार को खिला सकें। गुरुजी, जैसे भी आपने कहा कि एक समय ऐसा आ सकता है, आपकी साइंस, आपकी डीप रिसर्च किस वक्त को, मतलब किस वक्त को कर रही है अंदाजा? मैं तो कह रहा हूँ ये रखो भाई, 26-27 दोनों में, 26 ये तो मैं क्या करके जा रहा हूँ। हाँ, ये मैंने हमेशा से कहा है कि ये दोनों सालों में आपको संभल के रहना है और अपना एक इमरजेंसी फंड तैयार करके रखो। और ये मैं लगभग हर पॉडकास्ट में इस लाइन को कह रहा हूँ। आप सोचिए, मैं महीने में, मुझे लग रहा है कम से कम 10-15 पॉडकास्ट करता हूँ भाई, लेकिन मैं हर पॉडकास्ट में इस बात का जिक्र कर रहा हूँ। अब आप समझ लो कि अगर मैं एक चीज हर पॉडकास्ट में रिपीट कर रहा हूँ तो उसके पीछे कोई ना कोई गहन कारण है। बिल्कुल, बिना कारण के मैं बात नहीं करता हूँ। गुरुजी, क्या बैंक भी बंद हो सकते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं होगा। हाँ, कहाँ है वो ज्योतिषी, जरा बुलाइए, जो कह रहे थे अप्रैल मई में बैंक बंद हो जाएंगे। अभी जून आ गया, वो बात अलग है, उन्होंने मई जून कहना शुरू कर दिया और अगले महीने से वो शायद जून जुलाई कहना शुरू कर देंगे, लेकिन इनिशियली लोगों ने अप्रैल में बोला था, याद है आपको? जी। अप्रैल मई में कोई बैंक बंद हुआ? जी नहीं। कोई क्राइसिस आया?
कोई इकोनॉमी डूबी जी टूटी नहीं। कुछ हुआ नहीं, इकोनॉमी हल्की सी ग्रोथ कम रही। वो मैंने 2025 में ही बोल दिया था कि 26 में इकोनॉमिकल ग्रोथ थोड़ी सी कम रहेगी भारत की, क्योंकि हमें सितारे ऐसे दिख रहे हैं। बिल्कुल लेकिन आने वाले समय में रुपया भी रफ्तार पकड़ेगा, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, जी। और डॉलर नीचे आएगा, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। अगले 1.5-2 साल आप देख लो, ये होने वाला है निश्चित रूप से। अभी आपने कहा कि रुपया रफ्तार पकड़ेगा। हाँ, ये रफ्तार सेंचुरी पकड़ेगा। मार के पकड़ेगा या सेंचुरी से पहले पकड़ लेगा? नहीं, सेंचुरी पार भी जा सकता है रुपया, अच्छा। ये भी बता रहा हूँ। उसके बाद उसके बाद ही एक होगा। चांसेस ऐसे बनेंगे कि रुपया शायद जो है डॉलर की अपेक्षा लगभग 100 रुपए के आसपास चला जाएगा। 100 से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन उसके बाद फिर से पलटी मारेगा और डॉलर के दाम बुरी तरह से गिरेंगे। चलिए जी, ये होगा। ऐसे ही होना चाहिए। और जब वो पकड़- होगा तो महंगाई अपने आप कम हो जाएगी। जी जी। आपको पता है ये महंगाई क्यों बढ़ती है भाई? सारी चीजें हमारी तेल पे डिपेंडेंट है, राइट? अब तेल का जो बैरल हम $70 का खरीद रहे हैं, तो आज वो फॉर एग्जांपल हमें मान लो $70, अगर 100 रुपए का या 90 रुपए का रुपया है, तो 90 × 70 लगभग 630 रुपए बैरल हो गया। एग्जैक्ट करेक्ट, ठीक है, लगभग, अगर मैं सही हूँ, मेरी कैलकुलेशन अगर गलत नहीं है। और लेकिन वही डॉलर अगर 40 रुपए का हो जाए, 50 रुपए का हो जाए या आधे रुपए का हो जाए, तो वही 300-400 में पड़ेगी हमें या 500 में पड़ेगी, जो भी रेट घटेंगे। मैं एग्जैक्ट कुछ कह करके नहीं जा रहा कितने का होगा डॉलर, तो सीधी सी बात है महंगाई अपने आप कम हो जाएगी। राइट राइट। चलिए जी गुरुजी, अब बात करते हैं गोल्ड की। आपने लास्ट ईयर ही भविष्यवाणी कर दी थी गोल्ड सुपर जाने वाला है। हाँ। 1.5 लाख चला गया, 1.25 लाख चला गया, अब वापस 1.5 लाख पर आ गया। 1.5 पे ही अटका कुछ हुआ है। हाँ 1.5 पे अटका हुआ है। कुछ एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी गवर्नमेंट ने इसके ऊपर, तो ताकि छोटे मोटे जो है वो ना हो पाए। इसका क्या फीचर दिखता है? देखो, गोल्ड अभी बहुत आगे जाने वाला है, ठीक है। इसमें 2 जून को अभी जो है बृहस्पति का गोचर हुआ है, जी। और मैंने कहा था बृहस्पति के गोचर के बाद गोल्ड बहुत आगे जाएगा। इसी वर्ष में आप सोने के दाम बढ़ते हुए देखेंगे, और अगले कुछ वर्षों में सोना और चांदी दोनों 5 लाख पार जाएंगे। मैं बहुत बड़ी भविष्यवाणी करके जा रहा हूँ, पहले भी कर चुका हूँ भविष्यवाणी में, तो आपको बेफिक्र रहने की जरूरत है। सोना बिल्कुल नहीं टूटने वाला है। अगर कोई कह रहा है सोना डूब जाएगा, खत्म हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल गलत है, निराधार है। उसके पीछे का कोई आधार मुझे ज्योतिषीय जो है गणनाओं से नजर नहीं आता है। तो यानी कि हम अभी गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं? इन्वेस्टमेंट बिल्कुल सेफ है मेरे अकॉर्डिंग। हालांकि मैं हमेशा कहता हूँ भाई, कोई भी इन्वेस्टमेंट करो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प से करो। राइट। मैं कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूँ। कल को आप मुझे क्लेम करो जी आपने बोला था, लेकिन ये मेरी ज्योतिषीय गणनाएं इशारा कर रही हैं कि गोल्ड और सिल्वर दोनों में इन्वेस्ट करिए, कॉपर में इन्वेस्ट करिए। कॉपर नई चांदी बनेगा और चांदी नया सोना बनेगी, और सोना डायमंड, और सोना तो फिर समझ लो कहाँ जाने वाला है। ये होता हुआ देखेंगे अगले कुछ वर्षों में। लेकिन जो भी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से हमें बचना है। ये मैं सबको बोल रहा हूँ भाई, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी है। चलिए गुरुजी, अब बात करते हैं इंडियन पॉलिटिक्स को लेके। साल के शुरुआत के अंदर ही कहा गया था ना कि एक ऐसा यूथ आने वाला है जो सड़कों पे इकट्ठा होगा, गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाएगा। वो देख ही रहे हैं, एक पार्टी उभर कर आ रही है, कॉकरोच जनता पार्टी। इसका फ्यूचर क्या कहता है? कोई भविष्य तख्ता पलट करेगा? कोई तख्ता पलट तो बहुत बड़ा शब्द आप बोल रहे हैं, कोई भविष्य नहीं है। कोई भविष्य मुझे दूर से दूर तक कॉकरोच जनता पार्टी का नहीं दिखता है। और मैं तो ये बहुत पहले कह चुका हूँ। मैंने 2025 में, शायद मुझे नहीं पता आपके पॉडकास्ट में बात हुई है, किस पे बात हुई थी, मैंने एक बात और कही थी कि बहुत सारी पार्टियां खत्म हो जाएंगी। तो मैंने कहा अभी क्या न्यूज़ आई है आपने देखी कि भाई जो टीएमसी है उसका कांग्रेस में विलय होने वाला है। जो एनसीपी है शरद पवार गुट वाली, उसका कांग्रेस में विलय होने की न्यूज़ आज मैंने सुबह देखी। मुझे नहीं पता वो सही है गलत है। बहुत सारी पार्टियां अपना अस्तित्व खो देंगी, ये मैंने कहा था 2025 में कि 2026 में ऐसा होगा, बड़े पॉलिटिकल चेंजेस आएंगे, बहुत सारी पार्टियों का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, नाम खत्म हो जाएगा। वही होता हुआ आप अब देख रहे हैं। तब लोग कह रहे थे ऐसा कैसे हो जाएगा, पार्टी तो रहेंगी। अब क्या हो रहा है, जब टीएमसी का विलय हो जाएगा तो पार्टी बची, एनसीपी का विलय हो जाएगा तो एनसीपी बची, या और कोई पार्टी, ठीक है। और भी आप देखेंगे तो इस वर्ष में काफी सारी पॉलिटिकल पार्टियां खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल कोई भविष्य कॉकरोच जनता पार्टी का मुझे नहीं दिखता है। आने वाले समय में आम आदमी पार्टी का कोई बड़ा भविष्य मुझे अभी नहीं दिख रहा है। आने वाले समय में मुझे समाजवादी पार्टी में कोई बड़े बदलाव या बड़ा भविष्य की तरफ कुछ जाते नहीं दिख रहे हैं अभी के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है। अखिलेश जी कुंडली हालांकि बहुत अच्छी है, लेकिन अभी के परिप्रेक्ष्य में मुझे कहीं से कहीं तक, दूर से दूर तक कुछ विशेष नहीं दिखता है। तो बात वही, मतलब सिर्फ एक पार्टी आएगी, बीजेपी रह जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, सदा तो कोई नहीं रहा। भविष्य में अगर मैं कहूँ कि एक ही पार्टी रहेगी, ऐसा नहीं है। परिवर्तन तो संसार का नियम है। लेकिन अभी के परिप्रेक्ष्य की अगर मैं बात करूँ तो भारतीय जनता पार्टी की कुंडली बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। और एक समय के बाद बदलाव तो आता ही है भाई। कांग्रेस ने इतने समय तक राज किया, एक समय पे आपने देखा, तब लगता था कोई और पार्टी आ भी पाएगी, नहीं लगता था 2014 से पहले।
कांग्रेस ही रहती थी। लेकिन एक समय सीमा सबकी खत्म होती है, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, बदलाव तो प्रकृति का नियम है। तो अभी के परिप्रेक्ष्य में बीजेपी मुझे दूर बहुत लंबे समय तक दिखती है। उसके बाद तो जैसे जैसे जो होगा वो चलता रहेगा, चलिए जी। ईश्वर जाने। गुरुजी, जैसे कि आपने भविष्यवाणी करी थी, आपने प्रेडिक्शन करी थी कि ममता बनर्जी नहीं आएंगे जी इसमें। जी अब बात करें तो यूपी का फ्यूचर क्या दिखता है? जब ये आपने कहा ना कि अखिलेश जी की कुंडली जी बड़ी अच्छी दिख रही है, जी अखिलेश वर्सेस योगी, क्या कहते हैं? 100% बीजेपी की सरकार बनेगी यूपी में। फिर से? अखिलेश जी कोई बहुत बड़ा चमत्कार नहीं कर पाएंगे। हो सकता है थोड़ा बहुत करेक्शन आए उनकी सीट में, लेकिन कोई बहुत बड़ा चमत्कार मुझे नहीं दिखता है। और फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। मैं एक भविष्यवाणी पहले भी कर चुका हूं, आज भी कर रहा हूं। योगी आदित्यनाथ शायद यूपी के तीसरे मुख्यमंत्री ना बने, ऐसा मुझे प्रबल उम्मीदें नजर आती हैं। और ऐसा हो सकता है 1% में, यह भी कह रहा हूं कि या तो इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद, कुछ समय मुख्यमंत्री रहने के बाद उनको सेंटर में बुला लिया जाएगा। ओके। ऐसा मुझे प्रबल योग नजर आते हैं उनकी कुंडली देख करके। अब वो इलेक्शन से पहले हो जाए, इलेक्शन के बाद हो जाए, थोड़ा बहुत समय हो सकता है मुख्यमंत्री रहे, जैसा नीतीश जी के साथ हुआ। मैंने कहा था नीतीश जी की कुंडली में मुख्यमंत्री बनने का अब योग नहीं है फर्दर। क्या हुआ? वो 1 महीने शायद कुछ मुख्यमंत्री रहे, फिर क्या हुआ? इस्तीफा देना पड़ा, जी। दिल्ली बुला लिए गए, खत्म हुई। तो वो भविष्यवाणी सच हुई। लोगों ने, सबने कहा अरे आपने तो कहा था नहीं बनेंगे, बन गए। अरे मैंने कहा वेट करो भाई, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे समय हो सकता है। राइट। तो बस वही है। लेकिन योगी जी भी बहुत लंबा कोई तीसरा कार्यकाल करेंगे ऐसा मुझे नहीं लगता है बिल्कुल। अखिलेश नहीं, योगी नहीं, तो फिर तीसरा कौन? क्या दिखता है आपको? मुझे केशव प्रसाद मौर्य जी की कुंडली बड़ी स्ट्रांग दिखती है। ओके। हाँ, हालांकि कोई सरप्राइजिंग चेहरा बीजेपी से हो सकता है, हमेशा उनका हमेशा स्ट्रेटजी यही रही है। तो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि कौन बनेगा, क्योंकि मेरे पास सबका डेटा अवेलेबल नहीं है। लेकिन हाँ, मुझे उनकी कुंडली मुझे स्ट्रांग नजर आती है, ये सत्य है। गुरुजी, अभी आपने कहा कि आम आदमी पार्टी का मुझे कुछ फ्यूचर दिखाई नहीं दे रहा। नहीं, पंजाब से भी आम आदमी पार्टी इस बार साफ हो जाएगी। पंजाब से भी साफ हो जाएगी? केजरीवाल तो कहते हैं, डंके की चोट पे कहते हैं कि अब इलेक्शन करवा लो। केजरीवाल तो दिल्ली में भी कह रहे थे, कहने से थोड़ी कुछ होता है। मैं अगर यहाँ बैठ के कहने लगूं मैं आज अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाऊंगा तो क्या बन जाऊंगा? नहीं ना। तो कहने से कुछ नहीं होता भाई। तो आपको लगता है कि हाँ, आने वाले लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है, और जो जनता चाहती है वही होता है। ठीक है, तो मुझे, और सबसे बड़ी बात, हम लोकतंत्र की या पॉलिटिक्स की बात नहीं करेंगे, हम गणनाओं की बात करेंगे। जी जी जी। मैंने आम आदमी पार्टी का जो फाउंडेशन चार्ट है वो पूरा स्टडी किया, और मुझे जिस समय पंजाब के इलेक्शन लगभग दिख रहे हैं उस समय के अकॉर्डिंग मुझे कोई विशेष पंजाब में करती नहीं नजर आ रही है आम आदमी पार्टी। और जिस समय इलेक्शन की डेट अनाउंस होंगी उस दिन मैं एग्जैक्ट बता दूंगा कि क्या होगा। चलिए जी, वेट करते इलेक्शन की डेट का, और आपसे फिर इसमें बात करेंगे कि क्या प्रेडिक्शन करेंगे आप इस पे। बिल्कुल। ठीक है गुरुजी, पॉडकास्ट की शुरुआत में आपने कहा 2032 तक बहुत समय खराब होने वाला है, 2026 से 2032 तक। बिल्कुल। भविष्यवाणी की अब अगर हम बात करते हैं, वो भी कहते हैं 2032 में प्रलय आने वाली है, कलयुग खत्म हो जाएगा। कोई प्रलय नहीं आनी, कोई कलयुग खत्म नहीं होना, ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। तो भविष्यवाणी का जो बताते हैं वो सब आप कहेंगे मुझे नहीं करते पता, मैंने भविष्य मलिका पढ़ी नहीं है भाई। और मुझे लगता है कि भविष्य मलिका को समझना बड़ा आसान नहीं है। जो लोग पढ़ भी रहे हैं तो मुझे आइडिया नहीं, मैं कभी किसी से मिला नहीं हूँ, तो मुझे नहीं पता उन्होंने किस बेस पे उसकी जो है कैलकुलेशंस करी हैं, प्रोडिक्शंस करी हैं, या उनका जो है पढ़ा है उसको समझा है। बट जितना मेरा अपना ज्ञान है, जितना मैंने अपने गुरुजनों से सीखा है, जितना मैंने शास्त्रों को पढ़ा है, उस हिसाब से मैं कहीं से कहीं तक ये नहीं कह सकते कि सतयुग आने वाला है, कलयुग जाने वाला है। ये बिल्कुल मेरी नज़र में मनगढ़ंत कहानी है जो मुझे नजर आती है। जी जी जी। और यहाँ पर हम देखेंगे भाई, 32 तक आप भी यहीं हो, मैं भी यहीं हूँ, कहीं कहीं नहीं जा रहे हम दोनों। ठीक जी, है, सच में आपसे बात करके पॉजिटिविटी मिलती है, वरना कई पॉडकास्ट देखता हूं, हमें लगता है कि जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे। मैं अपनी वाइफ को देखता हूँ, कुछ हो तो नहीं जाएगा यार, कभी कोविड से निकल के आए, बड़ी मुश्किल से निकल के आए। सब जिंदा रहेंगे, कोई कहीं नहीं जाने वाला है, किसी को कुछ नहीं होने वाला है। परेशानियां हमारे जीवन का जो है एक कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है हमारे जीवन से। तो अप डाउन जीवन का पार्ट है, वो आता रहता है, कभी अप होता है, कभी डाउन होता है, कभी किसी के साथ परेशानी होती है, कभी अच्छा होता है, सबके जीवन में होता है। लेकिन हम ऐसा कहें कि सतयुग आ जाएगा, कलयुग खत्म हो जाएगा, प्रलय आ जाएगी, दुनिया खत्म हो जाएगी, केवल दुनिया में कुछ लोग ही बचेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। चलिए जी, बहुत अच्छी है, ऐसी किसी की कामना करते हैं कि आने वाला वक्त और अच्छा हो। तो गुरुजी, जैसे कि 27 तारीख को शनि वक्री हो रहा है मीन राशि के अंदर, आपने कहा था सब पे इफेक्ट पड़ेगा, तो उसके लिए कोई छोटा सा उपाय बता सके हमारे व्यूअर्स को जो वो मैं करें? हमेशा कहता हूँ भाई, शनि को अच्छा रखना है तो शनि के जो प्रभाव में लोग होते हैं, जिनको जो शनि का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको खुश रखना शुरू कर दो। ठीक है, उसके लिए मैं बोलता हूँ आपके अंडर में काम करने वाले जितने भी लोग हैं उन सब की बहुत केयर करना शुरू कर दो। उन सब से कभी बदतमीजी से बात मत करो, उन सब की इज्जत करना शुरू कर दो। ठीक है, बहुत लोग, मैंने देखा है बहुत लोगों से जो है बोलते नहीं अच्छे से, बहुत गलत लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। तो वो लोग समझ लीजिए कि उनका शनि कभी अच्छा नहीं हो सकता। शनि अच्छा तभी होगा जब आप केयर करेंगे लोगों की, जब आप लोगों को सम्मान देंगे। और ये तो पुरानी कहावत है भाई, सम्मान देते हो तो सम्मान मिलता है। बिल्कुल। ठीक है, दूसरा, जो जितने भी लोग ये भीख मांगते हैं रोड पे, ये जितने भी लोग आपने देखा होगा कि भाई सड़क किनारे बैठे हैं, भूखे हैं, उनको अन्नदान करना शुरू कर दो। शनि आपको कभी खराब फल दे ही नहीं सकते, 100% कह रहा हूँ।
कई लोगों के घर में मैंने देखा है 50-50 जोड़ी जूते चप्पल पड़े हुए हैं, उनका कोई यूज नहीं है लेकिन घर में रखे हैं, वो भी अपना शनि खराब कर रहे हैं। मैं कहता हूँ हर शनिवार किसी को जो जूते चप्पल आपके काम के नहीं है उनको किसी को डोनेट करना शुरू करो, आपका शनि अच्छा हो जाएगा और शनि के खराब रिजल्ट जो है वो नहीं मिलेंगे आपको। और गुरुजी शनि स्थायी रूप से पैसा भी देता है। शनि कर्म फल दाता है, हमारे कर्मों का देवता है, जो भी हम कार्य करते हैं उस सबका जो है प्रधानता शनि के ही अंडर में आती है। तो नो डाउट जो कर्म का फल दाता है वही तो हमें पैसा देगा। बिल्कुल बिल्कुल भाई हम जो भी काम करते हैं उस सबका प्रतिनिधित्व शनि तो करते हैं, तो गुरुजी पैसा तो आना ही कोई आना है। ऐसा उपाय है जिससे करने से हम पैसा अट्रैक्ट कर सकें? ये जो वक्त है शनि का वक्री हो रहा है, जो शनि सबसे ज्यादा पावरफुल माना जा रहा है, जी। उसके अंदर हमारे जो हर्डल्स है वो खत्म हो जाए और पैसा अट्रैक्ट कर सकें। रोज सुबह पीपल के पेड़ की 108 परिक्रमा हनुमान चालीसा पढ़ते हुए करना शुरू कर दो, लेकिन सूर्योदय से पहले, ये शर्त है। ठीक है। जिसने करनी शुरू कर दी 3 महीने के अंदर वक्त बदलता देख लोगे। अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसे उपाय आपसे जानना चाहूंगा जो ये उपाय ना हर घर के लोग जानना चाहते हैं, बहुत इजी उपाय जानना चाहते हैं। गुरुजी आज के वक्त ना पैसा कमाना इजी तो है पर उतना नहीं है जितना हमारी नीड है, जितनी हमारी खर्चे पैसा बढ़ते जा कमाना रहे तो कभी भी आसान नहीं था भाई। जी नहीं मतलब आज बहुत सारे लोग ऑप्शंस लोगों के पास बहुत ज्यादा हो गए है, हैं। लेकिन उस ऑप्शंस के लिए भी आपको खुद को प्रिपेयर करना पड़ता जी है। जी 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 आपको खुद को एक्सपर्ट बनाना पड़ता है। मैं हमेशा कहता हूँ आप किसी भी फील्ड में जा रहे हैं, हम्म, किसी भी फील्ड में अपने आप को इस लायक बनाइए कि कोई आप पर उंगली ना उठा पाए। बिल्कुल अपने आप को इस लायक बनाइए कि कोई आपके काम को कभी भी ये ना कह पाए कि ये काम आप सही से नहीं कर पाते हैं। अगर आप एक्सपर्ट हैं उस फील्ड में तो आपके लिए पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, आज की डेट में बहुत आसान है। बिल्कुल मैं बट यू हैव टू बी एक्सपर्ट। बिल्कुल मैं आपसे वही बात बिल्कुल कह रहा हूँ, पर कई लोग ऐसे हैं कि मेहनत तो करते हैं, पैसा कमा रहे हैं, हाँ। पर महंगाई आप जानते हैं ना कि महंगाई डायन खाए जाते हैं, वो वर्ड गाना था बिल्कुल वो था कि उतना जमा नहीं हो पा रहा ना, उतने अट्रैक्ट कर पा रहे जितना उसको नीड है, जो इंसान चाहता है। तो कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे ना हम धन लक्ष्मी कुबेर को स्थायी रूप से ना अपने घर में विराजमान कर देखो सकें। माँ लक्ष्मी चंचला होती हैं, हमेशा तो एक जगह टिकती नहीं है। जी और भगवान कुबेर की बात करें, कोई कहे हमारे घर में कुबेर आके बैठ जाए तो ऐसा संभव नहीं है, लेकिन हाँ कुछ उपायों का वर्णन हम ज्योतिष में हमेशा करते हैं जिससे कहीं ना कहीं लक्ष्मी अट्रैक्ट होती हैं। जी तो जिनके घर में पैसा नहीं टिक पाता है, माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं होती, उनके लिए ज्योतिष में बहुत सारे उपायों की चर्चा करते हैं। आज मैं बहुत अच्छा उपाय आपको बता के जा रहा हूँ। छोटी छोटी 2 मूर्तियां, बहुत छोटी, पीतल की या किसी भी धातु की बनी हो, माँ लक्ष्मी की और भगवान विष्णु की लाके घर में स्थापित कर लो। एक दक्षिणावर्ती शंख आप ले आओ, किसी भी पूजा वाले की दुकान पर मिल जाएगा, आजकल ऑनलाइन भी मिल जाते हैं। उस दक्षिणावर्ती शंख में जल भर के माँ लक्ष्मी को और भगवान विष्णु को हर बृहस्पतिवार स्नान कराना शुरू करो। तो और जो वो जल है जिससे स्नान आपने कराया, उसके बाद जो जल बचा उसके छींटे अपने घर के मंदिर में और बाकी घर में, पूरे घर में मार दो। दरिद्रता छोड़ के भाग जाएगी घर, माँ लक्ष्मी का आगमन हो जाएगा और भगवान विष्णु की ऐसी असीम कृपा बरसेगी कि आपके जीवन में सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। थैंक यू गुरुजी, बहुत अपने आसान उपाय बता दिया, बहुत अच्छा है। मैं अपने व्यूअर से कहूँगा ये उपाय जरूर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कितनी जल्दी उनको फर्क पड़ा है। जी गुरुजी, जैसे हम जानते हैं वास्तु के बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं सर। देखिए, बड़ा विशेषज्ञ होना तो अपने आप में अतिशोक्ति हो जाएगा, लेकिन हाँ जितनी भी समझ में रखता हूँ मैं हमेशा ये कहता हूँ, आपका एक्सपर्ट तो दुनिया में कोई भी किसी विषय में नहीं। जी मैं आपको ये आपका बड़प्पन है जो आप बिल्कुल आप इस चीज को सोचते हैं। जी। कई लोगों को सपना होता है आपके जैसा वहां तक पहुंचना, सपना होता है जी ईश्वर आपके कृपा लोगों का। मैं ये बात मैं अपने व्यूअर से भी कह रहा हूँ ये बात। गुरुजी, तिजोरी की दिशा किस तरफ होनी चाहिए और तिजोरी में ऐसा क्या रखें कि हमारी तिजोरी जो होती है ना, धनकोष जिसे कहते हैं, वो चुंबक बन जाए? एक गलती मत करो, अच्छा। अपनी तिजोरी में कभी भी कोई आर्टिफिशियल ज्वेलरी मत रखो। कई लोगों को मैंने देखा है अपनी ओरिजिनल ज्वेलरी और आर्टिफिशियल ज्वेलरी साथ में रखते हैं। जो आपका गोल्ड है वो क्या है? वो बृहस्पति है। Okay. जो आपकी चांदी है वो क्या है? वो चंद्रमा है। और जो आपकी आर्टिफिशियल ज्वेलरी है वो सैटर्न है, शनि है। और शनि ना तो चंद्रमा के साथ अच्छा ना बृहस्पति के साथ अच्छा। तो कभी भी अपनी आर्टिफिशियल ज्वेलरी और अपनी ओरिजिनल ज्वेलरी को मिक्स मत करो, ये सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं। दूसरा, जो आपकी ज्वेलरी है उसको कोशिश करो किसी लाल कपड़े में आप बांध करके रखो। लाल कपड़ा क्या है? मंगल है। मंगल और बृहस्पति मिलेंगे तो ग्रोथ दिखेगी आपको। ओके। तीसरा, अपनी जो तिजोरी है उसके अंदर एक शीशा जरूर लगाओ, मिरर जरूर लगाओ जिसमें रिफ्लेक्शन बढ़े उसका। चारों तरफ लगा दो तो भी चलेगा, एक साइड लगा दो तो भी चलेगा। 100% आप उसमें ग्रोथ होते हुए देखेंगे। 100% आपका पैसा बढ़ेगा। आपकी तिजोरी का जो मुख हो वो ऐसा इस तरह से होना चाहिए कि वो उत्तर की तरफ खुले। अगर पॉसिबल नहीं है तो फिर पूर्व की तरफ खुले, लेकिन उत्तर की तरफ अगर खुलता है तो ज़्यादा बेहतर माना गया है। ठीक है जी। गुरुजी, अब बात करते हैं मंदिर पे। बिल्कुल। मंदिर को लेकर ना लोगों की बड़ी कंफ्यूजन है। कोई कहता है नॉर्थ ईस्ट में रखो, कोई कहता है साउथ वेस्ट में रखो, कोई कहता है ये जो जगह वो है फायर की जगह है जी। आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखो, नॉर्थ ईस्ट तो फायर की जगह नहीं है, वो तो साउथ ईस्ट है। साउथ ईस्ट ठीक है। नॉर्थ ईस्ट को तो सात्विक डायरेक्शन कहा गया है,
नॉर्थ ईस्ट देवताओं का स्थान है, तो अगर आपके घर के नॉर्थ ईस्ट में मंदिर है तो मैं उसको बहुत खराब तो कभी भी नहीं कहूँगा। लेकिन घर मंदिर जो है आप अपने घर के वेस्ट में भी बना सकते हैं। ठीक है। ये कई लोगों को नहीं पता होता, कई लोग नहीं बनाते। मैं तो कहता हूँ वेस्ट में मंदिर बनाओ और इस तरीके से बनाओ कि आपका मुंह जो है पूजा करते समय ईस्ट की तरफ हो। बेस्ट दिशा कौन सी है गुरुजी मंदिर दोनों की? अच्छी हैं, दोनों अच्छी हैं। वेस्ट को मैं ज़्यादा अच्छा मानूंगा क्योंकि वेस्ट समृद्धि की दिशा है। वेस्ट और सेकंड? हाँ, सेकंड नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट ईस्ट। बहुत अच्छी दिशा है। नॉर्थ ईस्ट में भी कुछ जोन होते हैं, वो हमें देखने पड़ते हैं। ठीक है कि भाई किस डिग्री पे कितना, कहाँ नॉर्थ आ रहा है, कहाँ, वो सब देखना पड़ता है। और साउथ ईस्ट वास्तु की में बात सारा जो खेल होता है ना वो डिग्रियों का होता है। कौन सी दिशा कितनी झुकी हुई है, कितनी उठी है, वो सारी चीजें। साउथ ईस्ट में तो मतलब ही नहीं, साउथ ईस्ट तो फायर की दिशा है भाई। वहाँ तो किचन हो सकती है, वहाँ मंदिर का स्थान कभी हो ही नहीं सकता, वहाँ आपका वॉशरूम कभी हो ही नहीं सकता, वहाँ आपका जो है आरओ कभी होना ही नहीं चाहिए। ये गलती बहुत बड़ी करते हैं लोग, आपको पता है कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आरओ लगा देते हैं, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में फ्रिज रख देते हैं, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में वॉशिंग मशीन रख देते हैं। जितनी भी पानी से संबंधित चीजें हैं, अगर ये आग की डायरेक्शन में आप रखोगे, बड़ा लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूँ, लोगों को समझ आ जाएगा, तो समझ लो कि आपके जीवन में तनाव आना निश्चित है, आपके जीवन में परेशानी आनी निश्चित है। ये आपको समझना है। और जो वाटर की डायरेक्शन है वहां आपको आग वाली चीजें नहीं रखनी है। राइट। ये अगर हमने समझ लिया, यही तो वास्तु है। वास्तु में यानी क्या कि है, जो जिसकी डायरेक्शन है फ्रेंडली वही रखें। वास्तु में हमें 5 एलिमेंट को समझना है और जिस एलिमेंट की जो डायरेक्शन है बस उसी एलिमेंट के अकॉर्डिंग वहां वस्तुएं रखें। केवल यही वास्तु है, बाकी वास्तु में कुछ नहीं है। चलिए जी, ये समझ लो। बहुत अपनी इजी समझा जिसने दिया। ये समझ लिया उसके जीवन में वास्तु दोष उसके घर से 90% तो वैसे ही खत्म हो जाएंगे। चलिए जी, आपने बहुत घर के ब्रह्म स्थान को साफ रखो, खाली रखो, कोई भारी सामान मत रखो, बस। बहुत इजी समझा दिया गुरुजी आपने। अब बात करते हैं नजर दोष। नजर अच्छी से अच्छी खुशियां खा जाती है। हाँ, नजर इतनी घातक होती है कि बनते काम बिगाड़ देती है। गुरुजी कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे हम अपने घर की रक्षा कर सके। अगर आपको लग रहा है कि आपके परिवार में सबको नजर लग रही है, तो मैंने हमेशा से एक उपाय बताया भाई कि आप जब भी स्नान करते हैं, जो भी घर में सदस्य हैं, एवरी ट्यूसडे तो आप लेमन बाथ लेना शुरू कर दो। अपने नहाने के पानी में 2-4 ड्रॉप नींबू की डालो और उससे नहाना शुरू करो। मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ, घर में किसी को नजर नहीं लगेगी। एवरी ट्यूसडे करना शुरू करो, 100% नजर दोष खत्म हो जाएगा। और एक महा उपाय बता के जा रहा हूँ मैं आपको। जिनको लगता है कि उनके घर में किसी ने कुछ कर दिया है, कोई टोना टोटका, कोई नजर ज्यादा लग गई है, कोई नेगेटिविटी है, वो हर शनिवार गाय का उपला अगर कहीं मिल जाए, जिसको गाय का कंडा बोलते हैं, छोटा सा टुकड़ा लो, गैस पे जला के लाल कर लो, उस पर थोड़ा सा भीमसेनी कपूर डालो और 1/4 चम्मच पीली सरसों, और उसकी धुनी पूरे घर में दे दो शाम के समय, सूर्यास्त होने के बाद। आप विश्वास कीजिए, आपके यहाँ नेगेटिविटी नहीं टिकेगी। अच्छा गुरुजी, लोगों को ना, कई लोगों को वहम भी होता है कि कोई लोग घर पे आए, अरे यार उसकी नजर लग गई है। होती नहीं है एक्चुअल आपने में। एक चीज देखी, जब पहले हमारे यहाँ लोग आते थे सबसे पहले, जी तो हम उनके पैर धुलवाते थे, जी 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 जी। उनके हाथ धुलवाते थे, उनका मुंह धुलवाते थे। उसके बाद घर में एंट्री होती थी हमारे यहाँ गेस्ट की। क्यों होता था वो? कि ताकि नेगेटिविटी उनके वहीं पे रह साथ जो जाए। नेगेटिविटी है वो वहीं खत्म हो जाए। आज ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल। आज सीधा इंसान हमारे घर में आकर के बैठा है, तो फर्क तो पड़ ही रहा है भाई चीजों का। हमारी लाइफस्टाइल बदली, वैसे वैसे हमारे जीवन में परेशानियां बढ़ी। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है? पर मैं बट ठीक है, अब हम उसको तो नहीं कंट्रोल कर सकते, वो संभव नहीं है आज की डेट में। इसलिए मैं कहता हूं कि आप अपने घर के बाहर एक रिफ्लेक्शन मिरर लगा करके रखो, ओके। ताकि जो भी इंसान आपके घर में आ रहा है उस रिफ्लेक्शन मिरर में उसका फेस दिखे और वहीं से उसकी एनर्जी रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाए। ये आप करो तो आपके घर में कोई भी आए, आपकी खुशियां नहीं जाएंगी वापस। चलिए जी, बहुत अच्छी बता दिया आपने। आपका खुशियां नहीं जाएंगी वापस, ये बहुत इमोशनल वर्ड है, बहुत इमोशनल लाइन है। और सच में ये लोग चाहते हैं कि खुशियां आने से ज्यादा उनको जाने का डर होता बिल्कुल बिल्कुल। है ना। गुरुजी, अब हम बात करते हैं पितृदोष के ऊपर। कहते हैं कि कुंडली वर्क करना कम बंद कर देती है, वास्तु अपना आपका खत्म हो जाता है जब पितृदोष आता है। पितृदोष बड़ा दोष है भाई जी। तो पितृदोष का जो वर्णन है वो गरुड़ पुराण में मिलता है, स्कंद पुराण में भी मिलता है, और कई सारे पुराणों में पितृदोष का बड़ा जो है अच्छा वर्णन मिलता है। पितृदोष एक बड़ा दोष है। किसी के जीवन में पितृदोष की वजह से अगर परेशानी आ रही है, बहुत सारे उपाय करने के बाद भी चीज़ें जो है ठीक नहीं हो पा रही हैं, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई उसके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि आप पक्षियों को दाना डालना शुरू कर दो, कुत्तों को खाना खिलाना शुरू कर दो, गाय को एक रोटी रोज खिलाना शुरू कर दो। आपका पितृदोष वैसे ही कम हो जाएगा। कभी संभव हो तो एक बार उज्जैन चले जाओ, गया जी चले जाओ, कहीं भी जा करके पितरों की शांति, एक बार पितरों का तर्पण अवश्य करा देना चाहिए। वो सर्वोत्तम माना गया है और उसके शास्त्रों के हिसाब से ही प्रॉपर जो है, जो भी ब्राह्मण वहाँ होते हैं, एक बार पूछ लो कि जो भी शास्त्रीय विधि है उस हिसाब से उनका तर्पण करा दो या श्राद्ध करा दो, तो अच्छा माना गया है।
गुरुजी, जैसे कि आपको तो बहुत ज्ञान है इस बारे में। गुरुजी, लोग पहचाने कैसे कि पितृदोष है या नहीं? क्योंकि लोग सब लोग कुंडली दिखाते रहते नहीं, हैं। कुंडली देख के आराम से वास्तु पता चल जाता है। अच्छा। हाँ, कोई भी अच्छा ज्योतिष हुँ। आपकी कुंडली देखेगा और बड़े प्यार से आपको बता देगा कि आपकी कुंडली में पितृदोष है या नहीं। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। कोई इंसान अपनी कुंडली देख के पता कर सकता है, जैसे कि आप बता सूर्य सकें? के साथ राहु बैठे हों तो पितृदोष का एक इशारा वो हो सकता है, हुँ। ठीक है? चंद्रमा बैठे हों तो पितृदोष का एक इशारा हो सकता है। ये जनरल चीज़ें बता रहा हूँ, बाकी तो एग्ज़ैक्ट कुंडली जब सामने आती है तभी पता चलता है। चलिए जी गुरुजी, काफ़ी अच्छा पॉडकास्ट रहा हमारा, आपने काफ़ी चीज़ क्लियर कर दी। बस जाने से पहले आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा, 2026 से लेकर 2027 तक ऐसे 3 काम बताएँ जो बिल्कुल ना करें, और अगर हमें वृद्धि चाहिए हो तो 3 शॉर्ट काम टर्म जो हम इन्वेस्टमेंट ना बिल्कुल करें, ठीक है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से बचना है, जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें, बहुत सोच समझ करके लें और प्रयास करें कि अपने इमरजेंसी फंड तैयार रखें। ये 3 चीज़ें अगर 2026-27 में जिसने कर ली, वो मेरे इन शब्दों को याद करेंगे। चलिए जी, थैंक यू सो मच गुरुजी। जय श्री बहुत-बहुत राम। धन्यवाद। जय श्री राम।